मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े सुधारों का दिन बना 1 जुलाई। डिजिटल इंडिया के 10 साल, GST ने पूरे किए शानदार 8 वर्ष। प्रधानमंत्री ने लिखा लेख, कहा ग्लोबल डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। एक साक्षात्कार में कहा, अमेरिका के साथ जल्द होगी ट्रेड डील। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा भारत। वक्फ को लेकर फिर तेज हुई सियासत। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की हो रही है कोशिश। समाजवादी बन गए हैं नमाजवादी। और राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति बंद। पेट्रोल पंप पर AI कैमरों से हो रही है पहचान। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मंडी में बादल फटने से 18 लोग लापता, 1 की मौत। उत्तराखंड में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। वक्फ बिल के खिलाफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव का रवैया अराजक बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी। वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। गौरव भाटिया ने कहा कि जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाना और उसे कूड़ेदान में डालना। इस काम को तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन RJD, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। और इस पूरे मसले पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, बिहार चुनाव में अभी समय है, जुलाई की शुरुआत है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव को पूरी तरीके से विकास की राजनीति से हटाकर सांप्रदायिक राजनीति की तरफ तेजस्वी यादव ने मोड़ दिया है? देखिए ऋतु, बीजेपी का यही आरोप है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, तो वहीं तेजस्वी यादव, RJD और जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो इस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें एक विशेष
वर्ग के लोगों का तुष्टीकरण है। और जंगल राज की बात भी कही है कि किस तरह से जंगल राज में संविधान के नियमों का पालन नहीं किया जाता, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। जब संसद से पारित बिल जो कानून बन चुका है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर उनकी सत्ता आई तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बीजेपी ने आज ये आरोप लगाया कि दूर दूर तक इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरजेडी तेजस्वी यादव की सत्ता बिहार में आए, लेकिन ये उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरह से वो संविधान के बारे में सोच रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर क्या सोच है आरजेडी की, उनके सहयोगी दलों की, और अब पूरे इंडी गठबंधन को निशाने पर ले रही बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर। और इसीलिए नमाजवादी ये बताया गया है आरजेडी और तेजस्वी को बीजेपी ने जो आरोप लगाया। जी शैलेंद्र, बिहार के चुनाव को आप भी बहुत नज़दीक से देखते रहे और खासकर अगर 2015 और 20 के चुनाव की हम बात करें, इन दोनों चुनावों के बाद बिहार जैसे राज्य में विकास की राजनीति न करके सांप्रदायिक राजनीति की तरफ बढ़ते हुए अगर तेजस्वी यादव ने एक आरोप लगाया या एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस मोर्चे पर भी अपनी रणनीति के साथ उतर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार में कहा है कि ये कैसा समाजवाद, ये तो नमाजवाद है। जी बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि जनता के बीच आरजेडी और उनके जो सहयोगी हैं उनकी जो कलई है वो खोला जाए कि किस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीजेपी का यह कहना है कि देखिए, जब विकास की बात होगी तब लालू प्रसाद यादव के समय के जंगल राज की बात होगी, विकास के तमाम मानकों पर बीते समय में एनडीए सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किया है बिहार में उसकी बात होगी, और उससे पहले किस तरह से जब आरजेडी की या फिर लालू प्रसाद यादव के समय जब सरकार क्या कुछ करती थी, जंगल राज था, उसकी तुलना होगी। तो इसीलिए ये शायद नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव आरजेडी और इस तरह की राजनीति करते हैं। तो बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि जनता को ये बताएं, बिहार की जनता को, कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की राजनीति क्या रही है, किस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी और एनडीए और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो किस तरह से विकास के मोर्चे पर आगे ले जाने की राजनीति है, बिहार में जो विकास हुआ उसको सामने रखने की राजनीति है। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर बीजेपी कह रही है। लेकिन एक बात और बहुत अब आक्रामक तौर पर हमने देखा है, पिछले 2 दिनों में सामने आई है कि जो रणनीति है आरजेडी की उसका करारा जवाब दिया जाए। इसीलिए ये नमाजवादी शब्द का इस्तेमाल हमने देखा कल से किया गया है तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए। जी अब शैलेंद्र, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मोर्चे पे तो तैयार है, अपने 10 साल या फिर 10 साल केंद्र के तमाम राज्यों में जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और बिहार में एनडीए की सरकार के साथ जो विकास किया गया है, लेकिन एक ऐसा मोर्चा जो तेजस्वी यादव ने खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एक चुनौती के रूप में सामने रखा, जब उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को फेंक देंगे का इशारा दूसरी तरफ है। एमवाई फैक्टर होने के बाद, परंपरागत वोट बैंक होने के बाद भी आरजेडी पर कभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप नहीं लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले अगर पूरे इतिहास को देखे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी पार्टियों ने हमेशा से सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगाया है। इस 10 साल में विकास की राजनीति को करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर इन दोनों मोर्चों पर बिहार चुनाव में उतरने जा रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से बीजेपी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर अब यह आरोप लगाया है कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया गौरव भाटिया की तरफ से आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगाया गया, इसमें ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई कि पहले भी देखा गया है कि इंडी गठबंधन और आरजेडी जब सीए को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे और संसद से पारित कानून के खिलाफ इस तरह से बातें कही गई थी, तो ये पूरी तरह से एक वर्ग के तुष्टीकरण की राजनीति में इतने स्तर तक आरजेडी और तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी पहुंच गए हैं जहां पर वो संसद की, संविधान की सम्मान करने की बात भूल गए हैं। तो अब 2 स्तर पर बीजेपी निशाना साध रही है। पहली, जनता को ये बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित जो संविधान है उसका पालन नहीं कर रहे हैं आरजेडी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या इंडी गठबंधन के लोग हो। और दूसरा मोर्चा ये है कि किस तरह से एक जो राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति, वो आरजेडी कर रही है
एक तुष्टीकरण की राजनीति करके, जबकि बीजेपी का जोर बहुत स्पष्ट है, विकास पर है, तमाम रोजगार की गतिविधियों पर है। ये बात आज बहुत स्पष्ट तौर पर संकेत दिया गया। राजनीति में एक तरह से रणनीति बहुत स्पष्ट है। शैलेन, भारतीय राजनीति में दो क्षेत्रीय पार्टियां हुई, एक आरजेडी, दूसरी समाजवादी पार्टी। दोनों जो समाजवाद का एक तरह से नारा बुलंद करती हैं। समाजवाद के नारे को उन्होंने लोहिया की राजनीति से, लोहिया के समाजवाद से लिया। आज जब समाजवाद की बात करते हुए गांधी मैदान में जब इतने बड़े हुजूम के साथ सिर्फ वक्फ कानून का जिक्र किया जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने सीधा प्रहार तेजस्वी यादव के उस पूरी सोची समझी रणनीति पे किया है? जहां विकास पे अगर बात होगी तो पिछले 40 साल में बिहार में लालू प्रसाद यादव के दौर के दौरान भी विकास के कोई ऐसे बड़े मापदंड नहीं है जो सामने रखे जा सके। तो तेजस्वी यादव ने एक तरह से समाजवाद के नाम पर जो एक तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा एक पत्ता खेला है। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में इस नारे के साथ आगे बढ़ेगी, समाजवाद या नमाजवाद, या इस नारे को कैसे लिया जाएगा? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात के संकेत कल ही जब सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब ये दे दिए गए थे कि बीजेपी अब घेरने जा रही है नमाजवादी पार्टी आरजेडी को बताया जा रहा है। और आरजेडी के शासन में जो कुछ उस वक्त जंगल राज था उससे बहुत प्रमुखता से सामने लाने की बात बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी का यह भी कहना है कि समाजवादी के नाम पर सिर्फ परिवार की पार्टी है, परिवार से इतर कभी कोई अध्यक्ष हो पार्टी का, ये कल्पना भी आरजेडी में नहीं की गई है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई कि किस समाजवाद की बात आरजेडी और तेजस्वी यादव करते हैं। हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव को नवी फेल बताकर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती है कि वो संविधान का सम्मान करना नहीं जानते हैं, तो ये बहुत स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिलाकर और मौजूदा समय में जो बिहार में विकास हो रहा है उस बात को सामने रखा जा रहा है। और यह भी याद दिलाया जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में, तुष्टीकरण की इतनी पराकाष्ठा आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि वो संविधान का सम्मान करना भूल गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना भूल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में बड़ा राजनीतिक संकेत देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जदयू दफ्तर में लगाई गई हैं। ये पोस्टर्स पार्टी मुख्यालय के मुख्य द्वार की दीवारों से लेकर अंदर तक लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की साझा तस्वीरों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उद्योग स्थापना जैसे मुद्दों को पोस्टर्स की थीम बनाया गया है। वहीं फिर से एनडीए सरकार, महिलाओं की जय जयकार जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। हर बिहारी नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है, लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। बैठक में मंत्री हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आगामी क्वाड लीडर्स समिट के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की साझा सोच को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ व्यापार समझौता कर लेगा। न्यूज़वीक को दिए साक्षात्कार में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम एक बहुत ही जटिल व्यापार वार्ता के बीच में हैं और हमारी आधे से ज्यादा बातचीत हो चुकी है और जल्द ही हम इसे एक सफल निष्कर्ष पर ले जाएंगे। लेकिन व्यापार वार्ता का एक पहलू है कि इसमें एक और पक्ष है जिसके बारे में वे गारंटी नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन हमें इस पर निगाह रखनी होगी। ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क लगाने के लिए 9 जुलाई की समय सीमा तय की है।
लेकिन व्यापार वार्ता में कृषि उत्पादों, स्टील और कार के पुर्जों पर शुल्क लगाने सहित कई बाधाएं आ गई हैं। ट्रंप भारत के साथ समझौते के लिए आशान्वित हैं क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण राजनयिक साझेदार होने के साथ साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला कश्मीर में पर्यटन को बर्बाद करने के मकसद से किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा। न्यूज़वीक के सीईओ देव प्रगाद के साथ बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले हुए हैं और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में यह भावना है कि अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि भारत ने इसलिए यह तय किया कि हम आतंकियों को बिना किसी सजा के काम करने नहीं दे सकते हैं और भारत अपने लोगों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो करेगा। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 PM onward. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर कर्नाटक, कोंकण, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा। इन राज्यों में गरज के साथ आकाशीय बिजली भी देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद जिले के अलग अलग स्थानों से 18 लोग लापता हैं। एक की मौत की पुष्टि की गई है। आज बारिश के कारण हुई त्रासदी में कई इलाकों में घर ढह गए, जिसके बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं बाली चौकी में पुल टूटने के बाद मरम्मत का काम जारी है। गौहर क्षेत्र में 4 जगह बादल फटा। मौसम के इस कहर में इलाके के कुछ घर ढह गए। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। धर्मपुर और करसोग में भी बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। सदर सब डिवीजन में ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ा है। हिमाचल SDRF ने एहतियातन मार्केट एरिया को खाली कराया है। इलाके में जल भराव के कारण 11 लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। वहीं बाली चौकी सब डिवीजन में नेशनल हाईवे टनल ब्लॉक हो गई है। 11 और 13 नंबर टनल के अंदर यात्री फंसे हुए हैं। वहां राहत कर्मियों द्वारा भोजन और पानी की आपूर्ति की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है और शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सिक्किम और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए ये आशंका जाहिर की है। इसके मद्देनजर NDRF का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है।
उधर उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बीते 24 घंटे में राज्य में औसत से 4 गुना अधिक यानी 35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी, तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर जरूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति। और हिमाचल और उत्तराखंड में मौजूदा हाल के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से कुलदीप फैरान और मंडी से अंकुश सूद, वहीं देहरादून से आशीष रमूला हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले हम मंडी से अंकुश सूद हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, आप ही का रुख करेंगे इसलिए कि मंडी में जिस तरह की तबाही देखी जा रही है उसने लोगों को डरा दिया है। इससे पहले भी बारिश आती रही है और अनुमान से ज्यादा बारिश का हम एक तरह से परिणाम भी देख चुके हैं, लेकिन इस दफा मंडी में कोहराम है एक तरह से। कल रात की जो घटनाएं हुई हैं बादल फटने की, उसके बाद से कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस का क्या हाल है और अपडेट क्या है? जी, पहले हम आपको लेटेस्ट फिगर से अपडेट करते हैं जो अभी प्रशासन ने जारी की हैं। अब जो प्रशासन ने कहा है इसमें कुल लापता और मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें से 4 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 16 के लिए तलाश जारी है। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि ओहर और करसोग इसमें 2 बड़े एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा इसका असर है बादल फटने का। तो इसमें करसोग जो है वो एक दूर दराज का इलाका है, जिला मुख्यालय से भी लगभग 120 किलोमीटर दूर है। वहां अभी एक स्थान रह गया है जहां एनडीआरएफ की टीम पहुंच नहीं पाई है। अंदाजा लगाया जा रहा है, जो वहां के प्रशासन से बात हुई है वीडियो से, वो कह रहे हैं कि आधे घंटे या 1 घंटे तक वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंच पाएगी और उसके बाद ही वहां की एग्जैक्ट स्थिति जो है वो सामने आ पाएगी। बाकी शेष जगहों पे जहां भी लोग फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है, राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। और उससे भी अच्छी खबर पर्यटकों के लिए है कि टनल नंबर 13 के जो फंसे थे, जहां आगे रास्ता बंद हो गया था पत्थर गिरने से, वो बहाल कर दिया गया है। करीब आधा घंटा पहले वो रास्ता बहाल कर दिया गया है और वहां से जो पर्यटक हैं वो आगे मनाली की तरफ निकल गए हैं। टनल नंबर 11 और 13 के बीच के जो है पत्थर हटाने का काम अभी जारी है और प्रशासन ने कहा है शीघ्र ही 1 से 2 घंटे में वह रास्ता भी बहाल कर दिया जाएगा। अंकुश, जो फंसे हुए पर्यटक हैं उनसे संपर्क साधा गया है, उन तक तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, इस पे क्या अपडेट है? जी, हमने आपको पहले भी बताया था कि रात एहतियात के तौर पर जो है रास्ते बंद कर दिए गए थे। उपायुक्त द्वारा जो है यातायात को बंद कर दिया गया था और यहाँ जितने पर्यटक थे उन्हें हनोगी माता का मंदिर है, उनका न्यास है जहाँ काफी बड़ी सराय हैं, वहाँ इनके खाने और रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो और सुबह भी उन्हें जो है ये जितने भी खाने पीने की व्यवस्था है उसका पूरा ध्यान रखा गया है, वहाँ उन्हें खाना सब पहुंचाया गया है जी। और अब तो रास्ता खुल गया है तो ये लोग आगे निकल गए जी। शिमला से कुलदीप फैरान हमारे साथ हैं। कुलदीप, हिमाचल के लिए पूरे तरीके से मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान को बदला है। जो इलाके कल येलो और ऑरेंज अलर्ट में थे आज वो रेड अलर्ट में आ गए हैं। इनको देखते हुए, क्योंकि एक पूरा हिस्सा मंडी का जो है इस समय भीषण रूप से बारिश से इस समय फंसा हुआ है, ऐसे में अन्य इलाकों के लिए प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो काम कर ही रही है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस या जिस तरह की चेतावनी है उसको देखते हुए केंद्र से और मदद की जरूरत लगती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा हमने कि मंडी में बीते रोज जो है मध्य रात्रि को 3 स्थानों पर ये बादल फटने की जो घटनाएं पेश आई हैं, इसके बाद जो है सभी जिला प्रशासन प्रदेश भर में जो है वो अलर्ट पर चल रहे हैं। अगर हम बात करें शिमला जिला की, तो शिमला जिला में फिलहाल बारिश से अब तक किसी ऐसे बड़े नुकसान की सूचना तो अब तक नहीं मिली है, लेकिन अगर हम बात करें सोलन जिला की, तो सोलन जिला में एकमात्र जो
नेशनल हाईवे है जो शिमला चंडीगढ़ को जोड़ता है, उस पर जो है बार बार जो है मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। वहीं सिरमौर में अगर हम देखें तो सिरमौर में यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में ये जो बारिश हो रही है इससे जो है मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। ऐसे सोलन जिले के ही नालागढ़ उपमंडल की अगर हम बात करें तो नालागढ़ में भी बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ चुका है और लगातार हो रही बारिश के चलते स्थानीय लोगों को जो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रही बात प्रशासनिक तैयारियों की तो अभी फिलहाल सिर्फ प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से नदी नालों के समीप ना जाने की अपील की जा रही है। वहीं अगर आने वाले समय की अगर हम बात करें, जिस तरह से मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए बारिश के रेड अलर्ट की घोषणा की है, उसके दृष्टिगत हो सकता है कि प्रशासन शीघ्र ही आगामी 2 दिनों के लिए इन जिलों में जो ये 4 जिले हैं आसपास के, शिमला और आसपास के 3 जिले, हो सकता है इसमें स्कूल और बाकी सभी संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की जाए। लेकिन हालांकि अब तक इस बारे में ऐसी कोई अभी आधिकारिक सूचना या घोषणा नहीं की गई है प्रशासन द्वारा। लेकिन फिर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये जो दुख के बादल हैं इन जिलों से, ये शायद छट जाए और लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि लगभग 60 घंटा होने को है, 60 घंटे से लगातार इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ऋतु जी, हमारे साथ देहरादून से आशीष रमोला भी हैं। आशीष, उत्तराखंड का भी हाल इस समय बेहाल है बारिश से, ऐसे में किस तरह की चेतावनियां हैं, प्रशासन क्या कर रहा है और चारधाम यात्रा पर भी इस मौसम का बड़ा असर दिखाई दे रहा है? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश की मार है, सबसे बड़ी जो है वो चारधाम यात्रा पे ही है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है वो अभी सुचारू रूप से अभी गतिमान है। जो चारधाम यात्रा है वो अभी चल ही रही है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो चैलेंज है वो सरकार के लिए यही है कि इस तरीके से जो चारधाम यात्रा है इसको किस तरीके से यहाँ पे एक्टिव रखना है। और प्रशासन ने जो है पूरी यहाँ पे तैयारी यहाँ पे करने के, श्रद्धालुओं को जो है बीच में रोका जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो बारिश हो रही है, कहीं पे जो है लैंडस्लाइड आ रही है, तो सरकार जो है जितने भी श्रद्धालु हैं उनके मद्देनजर उनकी सुरक्षा को देखते हुए वहीं पे जो है यात्रा को जो है बीच में रोक भी दिया गया था। उसके बाद क्योंकि जब देखा कि बारिश थोड़ी कम हुई, लैंडस्लाइड थोड़ी कम हुई, तो जितने भी जिलाधिकारी है उस रूट के, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, जिस रूट से जो है वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनके ऊपर ये डिपेंड कर रखा है कि अपने आप जो है जिले में जिस तरीके से मौसम व्यवस्था है, मौसम देखते हुए जो है वो चारधाम यात्रा को सुचारू रखे या फिर रोक दे। तो इसी तरह कर पूरे प्रदेश की बात कर जाए तो लगातार जो है वो बारिश यहाँ पे आसमानी बारिश जो है बनी, जो नदी नाले हैं जो है जो पानी के जल है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। जी, शिमला से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाताओं का साथ जुड़ना भी एक तरह से मौसम का कुछ असर उस पर दिखाई दे रहा है। कुलदीप, जानना चाहेंगे प्रशासन जिस तरह से तमाम तैयारी कर रहा है और मंडी में जो चेतावनी जारी की गई है, जिन इलाकों में रेड अलर्ट अब जारी किया गया है, वहां से लोगों को निकालने के किस तरह से काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि मौसम जिस तरह से बना हुआ है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा है? जी ऋतु, जिस तरह से बाली चौकी और करसो में जिस तरह से प्रशासनिक कार्यों की जो बचाव और राहत कार्य हैं उस पर तेजी लाई गई है, वहीं मंडी जिले के ही कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अभी तक संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें सराज घाटी की, तो सराज घाटी के थुनाग क्षेत्र में भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि वहां पर भी कई सारे जो है भूस्खलन हुए हैं और कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी अब तक वहां पर संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। देर रात इतनी तेज बारिश हुई है कि तमाम जो सड़क सुविधाएं थी, जो सड़क संपर्क मार्ग थे छोटे बड़े, उनको जो है नुकसान हुआ है, अवरुद्ध हुए हैं। शिमला जिला में भी बहुत सारी सड़कें ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है। अगर हम पूरे राज्य की अगर हम बात करें, कंपाइल जो अभी तक डाटा जो जारी किया गया है आपदा विभाग द्वारा, तो लगभग 350 से अधिक सड़कें हैं जो अवरुद्ध पड़ी हैं और लगभग इतनी ही बिजली की लाइनें हैं जो बाधित पड़ी है और कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति चल रही है। पेयजल योजनाएं जितनी भी थी वो प्रभावित हुई है। लोगों को पेयजल का जो है पेयजल मिलना भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग समय है।
और अगर मंडी जिले की अगर हम बात करें तो मंडी जिले में जिस तरह से नुकसान हुआ है, अभी भी तकरीबन 100 लोगों को अब तक जो है रेस्क्यू कर दिया गया है, 20 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की जो है मौत की अभी तक पुष्टि हुई है। तो ये आंकड़ा आगामी समय में और ना बढ़े, इसके लिए जो प्रशासन द्वारा एहतियात बरतते हुए ऐसे संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें एनडीआरएफ एसडीआरएफ के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त अभी तक जो है बाकी जिलों से ऐसे कोई समाचार नहीं है। बात करें अगर कुल्लू जिले की, तो कुल्लू जिले में आने वाले दिनों में श्रीखंड महादेव की प्रसिद्ध यात्रा भी होने वाली है। हो सकता है प्रशासन द्वारा एक बार फिर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस यात्रा को आधिकारिक रूप से बंद किया जाए। हो सकता है इस बारे में प्रशासन जल्द ही कोई फैसला ले, क्योंकि कुल्लू और मंडी साथ लगते क्षेत्र है, दोनों ही अगर देखे जाए तो बादल फटने जैसी घटनाओं के लिए ज्यादातर प्रोन माने जाते हैं। कुलदीप बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे, पहाड़ों में बरसात के मौसम में भूस्खलन और कुछ घटनाएं अक्सर होती रही हैं, लेकिन क्या इस बार जिस तरह से बारिश का कहर दिखाई दे रहा है, मौसम का एक कहर दिख रहा है, इसके पीछे कारणों को किस तरह से भी टटोला जा रहा है, चाहे वो मौसम विज्ञान हो या फिर पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ लोग हों? जी देखिए, अब तक तो अभी बस बरसात की शुरुआत है, ये मात्र पहला सप्ताह है मानसून 2025 का, और जिस तरह से शुरुआत में ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया है तो लोगों में इस वक्त तो एक डर का माहौल है ही है। रही बात कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना अब तक देखा जा रहा है तो लोग कहीं ना कहीं जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है और सड़क निर्माण जो है उसे लेकर, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेड़ों का जो कटान है, निर्वनीकरण जो है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी को इसका कारण माना जा रहा है। हालांकि लोग जो है, क्योंकि हिमाचल देवभूमि है, लोग आस्था से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये भाव भी पैदा हुआ है कि लोग अधिक से अधिक भगवान के भरोसे या यूं कहें कि देवी देवताओं की शरण में अभी से जाने लगे हैं, क्योंकि अभी बरसात का लगभग 1 से 1.5 महीने का दौर बाकी है जो चलना है। तो इस तरह से लोगों में डर का एक माहौल तो पैदा हो गया है। जिस तरह से बीते 2 से 3 दिनों से लगातार जो है ये भारी बारिश हुई है, सबसे ज्यादा बारिश मंडी में 216 मिलीमीटर के करीब बीती रात ही दर्ज की गई है। तो आने वाले समय में उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि बरसात का जो है रूप जो है इस तरह से रौद्र ना रहे, सिर्फ उम्मीद जता सकते हैं। रही बात कि जलवायु के परिवर्तन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन की एक जो वैश्विक समस्या है, ये सभी उसी के मात्र परिणाम और कारण जो है वही माना जाएगा। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बीते 2-3 सालों से लगातार बरसात के मौसम का जो है भयावह रूप देखने को मिला है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से जितनी तेजी से हमारे बिल्कुल कुलदीप, पूरे देश में मानसून का इंतजार होता है, लेकिन मानसून की शुरुआती बारिश ने पहाड़ी इलाकों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में जिस तरह से तबाही मचाई है, उसने लोगों को डरा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु, सांसद रवि किशन उपस्थित रहे। जैसी एक जोगी लोग कहते हैं, नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका अथक परिश्रम, जनता के प्रति समर्पण भाव। मैं आज
इस एरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ पूर्वांचल को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कल एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी और आज उनका यहां उपस्थित होना हमारे लिए गौरव की बात है। पारंपरिक आयुष की पद्धति के विश्वविद्यालय से पूर्वांचल को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री के विजन के कारण संभव हो सका है। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई पीढ़ी भी पारंपरिक चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से अब 98 विश्वविद्यालय और विद्यालय संबद्ध होंगे। यहाँ के किसानों, युवाओं को आयुर्वेद में काफी संभावनाएं व अवसर प्राप्त होंगे। चिकित्सा टूरिज्म क्षेत्र में यह आयुष महाविद्यालय लोगों को आकर्षित करेगा। हर जनपद में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे। वहां पे कॉलेजेस स्थापित होंगे। आज की पीढ़ी को इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो हर जनपद में एक आरोग्यता के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो 100 बेडेड का मिनिमम होगा। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां 1 जुलाई को हम कई सुधारों की वर्षगांठ मना रहे हैं। वहीं आज से कई नए नियम भी लागू हुए हैं। इन्हीं में से एक नया नियम दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर है। दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। ये कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों के साथ मिलकर योजना तैयार की है। नया नियम लागू होते ही एक्शन भी शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने 15 साल पुरानी 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर एआई कैमरों से निगरानी की जा रही है। इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं जिन पर हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है। और इसमें से भाईवीर सिंह मार्ग जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। एज़ पर गाइडलाइंस हम इसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को देते हैं, फैसिलिटी को। उसके बाद अपना वो वहाँ से कस्टमर को जिसकी हमने सीज करी है, रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से वैल्यू एज़ पर नॉर्म्स मिलती है। 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि अपने इसमें फर्स्ट तो पोल्यूशन है। सबसे पहले कि भाई पोल्यूशन को देखते हुए ये नॉर्म्स लाए गए हैं। सेकंड चीज़ है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज भी इन गाड़ियों को इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे वो लोग। तो ऐसी गाड़ियाँ जो विदाउट इंश्योरेंस रोड पे चल रही हैं, तो वो जो चला रहा है और जो अदर रोड यूजर्स हैं, सबके लिए वो खतरा है।
धीरज इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह से ही जिस तरह से पेट्रोल पंप पर लाइनें अब हो सकता है इन गाड़ियों की कम हो, कितनी जागरूकता, कितनी जानकारी लोगों को थी सड़कों पर निकलने से पहले, और सुबह से कितने ही चालान कट भी चुके होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी कितने चालान कटे हैं इसकी जो पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं पहुंची है। हालांकि इस बारे में अभी जो विस्तृत जानकारी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल कमिश्नर हैं, वो ज़रूर देंगे। और अभी उनसे हमारी बातचीत हुई है और उस बातचीत में अभी उन्होंने मात्र 2 मोटर बाइक का जिक्र किया कि उन्होंने जो सुबह में जो 2 मोटर बाइक जब्त की है उसकी जानकारी दी है। लेकिन उन्होंने ये जोड़ा है कि जो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में और भी गाड़ियां जब्त की गई है, पकड़ी गई है, और जिसके बारे में जो आगे जानकारी देर कह सकते हैं कि दोपहर तक या देर शाम तक दी जाएगी। और जिस तरीके से तैयारी की बात की तो हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक जो पुलिस का इंस्पेक्टर है उनकी ड्यूटी लगी हुई है और वो अपने ड्यूटी के जरिए ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अफरा तफरी की स्थिति ना हो या कहीं ऐसी स्थिति ना हो जिसकी वजह से लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। हर पेट्रोल पंप की यही स्थिति है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ देखिए APNR कैमरा सामने लगा हुआ है और इस कैमरे से जरिए हमारे कैमरामैन आपको APNR कैमरा दिखाएंगे और इस कैमरे के जरिए यहाँ पहुँचने वाली हर जो गाड़ी है उसकी स्कैनिंग हो रही है और उस स्कैनिंग के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि इस गाड़ी के एंड ऑफ लाइफ तो नहीं है। हालांकि ये कवायद जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 जून से शुरू कर दिया था और 1 जून से 23 जून के बीच ये कवायद शुरू हुई थी और इस कवायद में लगभग 8 लाख ऐसी गाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने स्कैन करके चिन्हित किया था, जिन गाड़ियों की जो कह सकते हैं कि परिचालन की जो मियाद थी वो मियाद पूरी हो चुकी थी। अब आज पहला दिन है, तैयारी भी पुरजोर है। दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस हम देख सकते हैं कि हमारे साथ ही यहाँ खड़ी है और जो ये एक तरीके से इस व्यवस्था को मुस्तैद रूप से चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा यहाँ MCD के कर्मचारी भी हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के लगभग जो कई कर्मचारी अधिकारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगे हुए हैं। कुल मिलाकर ये कोशिश है कि जो गैस चैम्बर में जो दिल्ली तब्दील हो गई थी और इसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली का ट्रैफिक पुलिस और वायु गुणवत्ता प्रबंधन विभाग ने साफ तौर पे बताया था कि किस तरीके से जो 15 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ी होती है, 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ी है और 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां किस तरीके से प्रदूषण को फैलाती है। और उन्होंने आंकड़ों के जरिए ये समझाया था कि दिल्ली का जो 40% जो प्रदूषण है वो प्रदूषण इन्हीं गाड़ियों के जरिए होता है। और हम देखते हैं कि जब जाड़े की शुरुआत होती है या ठंड का महीना जबकि शुरू होने का होता है सितंबर अक्टूबर में, तो उस महीने में हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली जहरीली हो जाती है, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और हमारे पास ये रिपोर्ट आने लगती है कि खांसी की चाहे बीमारियां हो या कई बीमारियों से बूढ़े लोग और बच्चे लोग ग्रस्त होने लगते हैं जी। तो ये पूर्व की तैयारी है कि उस सीजन तक आते आते दिल्ली की गाड़ियों को या तो स्क्रैप तक पहुंचा दिया जाए या लोगों को ये बता दिया जाए कि अब इन गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा और इन गाड़ियों को आपको स्क्रैप रूम तक पहुंचाया जाएगा। स्क्रैप होने के बाद जरूर दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है, जो एयर क्वालिटी की जो समस्या है, उन समस्याओं से दिल्ली की जनता को जरूर निजात मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल धीरज, 1 जुलाई की तारीख बड़े सुधारों के लिए याद की जाती है और दिल्ली में भी प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनको लागू 1 जुलाई से किया गया। बड़ा असर वायु प्रदूषण पर दिखाई देगा। दिल्ली में किस तरह से ये नियम आने वाले समय में वायु प्रदूषण को और कम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। और आज पूरा देश डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को
डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने डिजिटल भुगतान में कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। ये धागा परिवर्तन और इसके पैमाने की एक झलक पेश करता है। डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। दफ्तरों के चक्कर काटना, लाइन में खड़े रहना पहले के हालात थे। अब कई प्रशासनिक सेवाएं लोगों को घर बैठे ही उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के जीवन में ईज ऑफ लाइफ बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें डिजिटल इंडिया मददगार बना है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक फैली डिजिटल क्रांति ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है। मौसम का हाल या मंडी का भाव, शिक्षा या स्वास्थ्य, कृषि या बैंकिंग, सब कुछ अब एक क्लिक पर। कोई भी अगर हमारा अंश या सब्सिडी कहीं से आनी होती है तो सीधे हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। हमारा बैंक खाता लग गया, हमारी पासबुक लगी, सीधे हमारे बैंक खाते में आ गया। तो हमको बाबू के जो चक्कर लगाने पड़ते थे, हमको उससे निजात मिल गया है। इससे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, सीधे उनके खाते में पैसा आ गया और वो अपना किताब कापी अन्य चीजों के लिए सीधे इस्तेमाल कर लेते। पहले जो होता था कि बस की टिकट बुक करनी हो, प्लेन की करनी हो या ट्रेन की करनी हो तो हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाना पड़ता था, पर अभी क्या है कि मोबाइल में एक ही सेकंड में हम सब कर सकते हो। ये बदलाव आया है देश के 99.6% जिलों में उपलब्ध 5G और 5,75,000 से अधिक जनसेवा केंद्रों से। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है ग्रामीण जीवन में ईज ऑफ लाइफ बढ़े, ई गवर्नेंस का फायदा लोगों को हो। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है सरकार ने, ई-नैम ऐप। इसमें जो है सभी जो बाहर की मंडियां हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी, और किसान भाई अपना उत्पाद जो है ऑनलाइन ई-नैम ऐप के द्वारा अपना उत्पाद बेच सकते हैं। देश की 2.18 लाख ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। प्रति जीबी इंटरनेट डेटा का मूल्य भी 300 रुपए से घटकर 10 रुपए हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इससे सेवाएं बेहतर हुई हैं और गाँवों में उद्यम को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत हुई थी। देश के 17 राज्यों में सिकल सेल एनीमिया की जांच और कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी बीते 70 साल से आदिवासी समुदाय के लिए स्वास्थ्य चुनौती बने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कर 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत अब तक करीब 6 करोड़ लोगों की जांच की गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों की जांच की जा रही है और उनको एक विशेष कार्ड दिया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होती है। सिकल सेल की जांच तेजी से हो, इसके लिए देश में ही टेस्टिंग किट विकसित की गई है। केंद्र सरकार ने नागपुर के पास चंद्रपुर में एक रिसर्च और उपचार केंद्र खोला है, जहां सिकल सेल के मरीजों की जांच और इलाज की जाती है। सिकल सेल की जांच के लिए आईसीएमआर ने एक जांच किट विकसित की है, जिससे महज 10 मिनट में सिकल सेल का पता चल जाता है। सिकल सेल के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यंग एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनकी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनके बीच अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाहक रहता है वो दूसरे वाहक के साथ शादी ना करे
और शादी भी करे तो प्रीनेटल टेस्टिंग करे जो कि अफेक्टेड बच्चों का जन्म ना हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा आम बजट 2023 में की गई थी। देश के 17 राज्य इससे ज्यादा प्रभावित हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड। दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के 50% से अधिक मामले भारत में ही सामने आते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक आनुवांशिक समस्या है जो जन्म के समय से मौजूद होती है। जब किसी बच्चे को अपने माता पिता दोनों से सिकल सेल के जीन्स मिलते हैं तो उस बच्चे को सिकल सेल बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण हैं जोड़ों में सूजन या दर्द होना, पित्ताशय की पथरी, बार बार बुखार या जुकाम होना, तिल्ली का बढ़ जाना, लीवर पर सूजन आना, बच्चों का विकास न होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति घटने से दूसरी बीमारियों का आसानी से होने का खतरा रहता है। सिकल सेल से बचाव के लिए जरूरी है कि विवाह करते वक्त विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों में सिकल वाहक या सिकल रोग नहीं होना चाहिए। बेहतर यही है कि खून की जांच करवाकर योग्य जीवन साथी पसंद करके ही विवाह करें ताकि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी न बढ़े। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अपने नए दिशा निर्देशों में भारत की जन धन आधार मोबाइल योजनाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की है। FATF ने कहा है कि भारत की आधार व्यवस्था ये दर्शाती है कि नियामक संस्थाएं कम लागत में आसानी से और प्रभावी ढंग से सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। संस्था ने भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद को भी एक अनुकरणीय मॉडल बताया है जो विभिन्न नियामक निकायों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करता है। परिषद की अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री करती हैं, जबकि इसमें RBI, सेबी और अन्य नियामकों के प्रमुख सदस्य होते हैं। गौरतलब है कि जून 2025 में हुई बैठक के दौरान FATF ने वित्तीय समावेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से जुड़े दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के हितधारकों से व्यापक चर्चा की गई। FATF ने भारत की रणनीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने पहले वित्तीय समावेशन की स्थिति और चुनौतियों को समझा, फिर लक्ष्य तय किए, रणनीति बनाई और सफलता मापने की प्रणाली विकसित की, जो एक आदर्श प्रक्रिया है। और मिड डे प्राइम में अब खेल जगत की खबरों की बारी है। रुक करते हैं सीधे गौरव का। जी गौरव, क्या खबरें? शुक्रिया ऋतु। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के साथ। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है। टीम ने पहले मैच में इंग्लैंड की टीम को 97 रन से शिकस्त दी थी। पहले मैच में चोटिल होने के चलते हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना ने कप्तानी की थी और उन्होंने इस मैच में अपने T20 करियर का पहला शतक भी लगाया था। भारतीय टीम की कोशिश जहां इस मुकाबले को जीत सीरीज में अपनी बढ़त को 2-0 करने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि वो मैच जीतकर खुद को बराबरी पर लाए। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने मंगलवार को यानी कि आज यूरोप के आगामी दौरे के लिए भारत A पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया। भारतीय A पुरुष हॉकी टीम 8 से 20 जुलाई तक यूरोप के दौरे पर रहेगी। इस दौरे में भारत की हॉकी A टीम आयरलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी, जबकि इंग्लैंड और बेल्जियम के खिलाफ टीम 1-1 मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम का यूरोपीय दौरा 8 जुलाई को आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच से शुरू होगा। भारत की इस यूरोपीय दौरे पर 20 सदस्यीय टीम की कमान संजय संभालेंगे। वहीं मोइरंगथेम रविचंद्र सिंह को उपकप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। और अब बात करते हैं बॉक्सिंग की, जहां विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के हितेश और सचिन सिवाच ने पुरुष वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इस साल की शुरुआत में विश्व मुक्केबाजी कप के ब्राजील चरण में स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश ने लाइट मिडिलवेट वर्ग में चीनी ताइपे के कांचिया वेई को 5-0 से हराया। वहीं सचिन ने कनाडा के अल अहमदी कियोमा अली पर 5-0 की जीत हासिल की। महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ मीनाक्षी ने लाइट फ्लाईवेट वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की मैडलिन बोवेन को 5-0 से हरा दिया और अपनी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। जबकि वहीं मुस्कान ने मिडिलवेट वर्ग के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की केरी डेविस को
3-2 से शिकस्त दी। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम इन खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।